अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों का एक एग्ज़ाम आ रहा है इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर बॉटनी का 19 तारीख को। ठीक है बच्चों, और आप लोगों को पता है बेटा ये सब जो सब्जेक्ट है बायो का, ये जो डोमेन है बेटा ये थोड़ा सा टफ है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। ठीक है बच्चों, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा, इस वीडियो का मकसद है कि मैं इस बुक में बॉटनी के जितने भी चैप्टर्स हैं, स्पेशली जो हैं सिलेबस में आपके, सही है, तो उनके जो बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो ना सिर्फ आपको बताऊं, और इसमें इनके साथ साथ जितना हो सकता है आसान लफ्ज़ों में इनको समझाने की भी कोशिश करूं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो बॉटनी का जो पहला चैप्टर है बच्चों, बॉटनी का पहला चैप्टर, उसका नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही बच्चों, पहला सवाल देखते हैं बुक की एक्सरसाइज क्या पूछ रही है हमसे। बच्चों बुक में पहला एमसीक्यू है सेल चैप्टर के हवाले से कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। बेटा सेल फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है सेल्स के कॉम्पोज एक सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना। सही, अब आप समझ जाओ, अलग अलग करना, सेपरेट। सही, जो पहला सवाल है बेटा, पहले एमसीक्यू है, इसका लिखा हुआ है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं। आइडेंटिफाई द एंजाइम्स आउटसाइड द ऑर्गेनल्स, नहीं। डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरियर ऑर्गेनल्स, अच्छा है लेकिन नहीं। तो जो लास्ट है बेटा, वो अगर आप पहला ही वर्ड देखो, सेपरेट लिखा हुआ है। सेल फ्रैक्शनेशन का प्राइम फोकस ही ये होता है, पर्पस ही ये होता है बेटा, कि सेल के जो आपके पास जो अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको अलग अलग कर देना। सही बच्चों, डन। The volume enclosed by the plasma membrane of plant cells is often much larger than the corresponding volume in animal cells। बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं, पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद फिर पूछा है इन्होंने कि जो प्लांट सेल्स का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस ऑब्जर्वेशन की, आपको क्या लगती है बच्चों? पहला एमसीक्यू है, पहला ऑप्शन है, plant cells are capable of having a much higher surface to volume ratio than animal cells। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो प्लांट्स का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। देखते हैं, प्लांट सेल्स हैव अ मच हायर मच मोर हाईली कॉन्वोलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्वोलेटेड यानी कि कर्व, मतलब इंटरनल फोल्डिंग हुई हुई है। चौथा, अगर हम देखें, एनिमल सेल्स आर मोर स्फेरिकल वाइल प्लांट सेल्स आर इलोंगेटेड, ऐसा नहीं, ये तो रीज़न नहीं है बेटा। प्लांट सेल्स का जो इंटरनल वॉल्यूम होता है ना बच्चों, एनिमल सेल्स के मुकाबले में वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि प्लांट सेल्स कंटेन अ लार्ज वॉल्यूम दैट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। सही है, वो मतलब प्लांट सेल्स में जो लार्ज वैक्यूल होता है ना, वो साइटोप्लाज्म के भी वॉल्यूम को सरपास कर जाता है, बाईपास कर जाता है। प्लांट सेल्स ये है इसकी वजह। सही है, लिखा हुआ है इसमें आपके पास ना, तो ये इंटरनल वॉल्यूम इस तरह बढ़ गया वैक्यूल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स बेटा, राइबोसोम्स का जो नाम है, सोम्स मीन्स बॉडीज, राइबो मीन्स आरएनए, और आरएनए प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन से, तो राइबोसोम्स में आरएनए बहुत होता है, तो दैट्स वाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जिन सेल्स में राइबोसोम ज़्यादा होगा वो प्रोटीन ज़्यादा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एनिमल सेल्स में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं सेल के अंदर, ताकि वो बाकी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं वक्त से पहले। तो ये जो आपके पास है, ये जो मतलब अलग अलग कर देना, कि सेल में वो जो ख़तरनाक चीज़ें उनको अलग कर दो उन चीज़ों से जो सेल के लिए ज़रूरी है। तो जो इस अलग करने को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये काम करता है बेटा लाइसोसोम। अब तो बोलो सर ये इतना मुश्किल कैसे याद रखें? बेटा आपने ये गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हो और लाइसोसोम हो जाए ऑप्शंस में तो डन है। सही बच्चों, और अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिखा हुआ है या अल्कोहल लिखा हुआ है तो समझो फिर पेरोक्सिसोम है। ये इस तरह होता है, यहाँ अल्कोहल का जिक्र नहीं था ना इस सच। अगला सवाल था बच्चों इसमें, टेसेक डिजीज़। बेटा टेसेक डिजीज़ जो है इंसानों में, वो जेनेटिकली एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी सेल्स में, और ये एक मसला है, बहुत ख़तरनाक बीमारी, मेंटल रिटार्डेशन है, डेथ है इसमें। तो टेसेक बीमारी की जो वजह है बेटा वो क्या है, लाइसोसोम ही है। हालांकि यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है, ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पे जाना है, लाइसोसोम। विच इज़ वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफार्मर्स ऑफ सेल। एनर्जी ट्रांसफार्मर बनाने वाला कौन है भाई, जहाँ से एनर्जी आती है? माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 7 है बेटा, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास डीएनए है अपना ज़ाती? तो बेटा राइबोसोम के पास तो नहीं होता डीएनए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ज़ाती डीएनए होता है। तो ये बना 2 एंड 3, ऑप्शन सी। अगला सवाल है बच्चों, नंबर 8, विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं होता, प्लांट सेल्स में है। सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल्स में नहीं है, प्लांट सेल्स में है। जबकि दोनों के पास बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो है ना। ओके बच्चों,
देखो क्वेश्चन नंबर 9 आगे जो मैं आपसे कह रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हो तो लाजमी की बात है बेटा पेरोक्सिसोम्स। क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज, बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इसी चीज़ को थोड़ा मैग्नीफाई कर देना, बड़ा करके दिखा देना, जूम करके। कॉन्ट्रास्ट होता है बेटा वो जो ब्राइटनेस होती है उसको डार्कनेस से थोड़ा सेपरेट करना, या वाइस वर्सा। जो रेजोल्यूशन है बेटा उससे इमेज की जो वो आपके पास है सफाई सुथराई, क्लैरिटी, इन शॉर्ट बिल्कुल जो प्रॉपर इमेज आती है, जो कितनी इमेज क्लियर नज़र आ रही है आपको, रेजोल्यूशन। सही बच्चों, अगला आपके पास चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 4, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आफ्टर आफ्टर फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। बेटा क्लोरोफिल ए पहले सवाल में पूछा है, क्लोरोफिल ए इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू क्लोरोफिल बी। बिल्कुल मानते हैं क्लोरोफिल ए और बी तकरीबन आइडेंटिकल है, फॉर्मूला भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या है उसकी फिर आगे वजूहत, इनमें डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम हो जाता है। ये आपको सबको मैंने बताया था और आपने ये बुक्स में पढ़ा होगा अपनी बायोएनर्जेटिक्स में कि दोनों डिफरेंट वेव लेंथ की जो डिफरेंट जो रेंज है वेव लेंथ की वो एब्जॉर्ब करते हैं। एक करता है तकरीबन 450 से 500 550, और इससे थोड़ा सा हायर दूसरा वाला करता है। सही बच्चों, क्लोरोफिल इज और क्लोरोफिल जो है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ ऑर्गेनाइज रहता है फोटो सिस्टम में। सही, और तो विच हैज़ लाइट गैदरिंग, जिसके पास फोटो सिस्टम क्या होता है बच्चों, जिसमें क्लोरोफिल बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है, यहाँ पे लाइट गैदर होती है, हार्वेस्ट होती है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है बेटा जो क्लोरोफिल बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ मिल के बनाता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। अगला सवाल है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का यहाँ जिक्र है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, जो बंटी होती है ना ग्रेनम जो बनाती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बेटा एक थाइलाकॉइड, एक बंटी दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, और उसके ऊपर एक और पड़ी हुई है, उसके नीचे और है, तो एक बंटी दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। तो वो जो पार्ट जो दोनों बंटीज के दरमियान है, जो अटैच्ड है, उसको अप्रेस्ड कहते हैं, और जो साइडों से जो फ्री पार्ट होता है उसको नॉन अप्रेस्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, उन्होंने आपसे आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट लास्ट वाली बच्चों, कि जो नॉन अप्रेस रीजन है, जो साइड वाला रीजन है, वहाँ पे फोटो सिस्टम 1 होता है, और जो अप्रेस्ड रीजन होता है उसमें फोटो सिस्टम 2 होता है। सही बच्चों, अगला सवाल है आपके पास, द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू एनएडीपी। इलेक्ट्रॉन्स का लीनियर फ्लो का मतलब जो चले गए वो चले गए वो वापस नहीं आ रहे, समझ गए। और दरमियान में एनएडीपी भी बन रहा है, एटीपी भी बन रहा है, तो इसको क्या कहते थे बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द इंटरमीडिएट कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड इन द मेंबर ऑफ ग्रास फैमिली। अब बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बनता है, ग्रास फैमिली आने के बाद हो रही है आपके पास वही वाली ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स वाली। तो बेटा याद रखिएगा, जो बीच का जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन, जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है छुपाते हुए, और फिर वो केल्विन साइकिल में इससे शुगर बना देता है। अगला सवाल है बच्चों, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। अब बेटा यानी कि बात हो रही है क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल में इन शॉर्ट आसान लफ्ज़ों में पूछा है आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है, तो वो बेटा बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। सही बच्चों, अगला सवाल है आपके पास, एक हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation in Krebs cycle when one glucose molecule is consumed। वो आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्रेब साइकिल में जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंज्यूम्ड होता है। तो बेटा याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बनते हैं। सही, और एक क्रेब साइकिल में आपके पास जो है वो एक पायरोवेट, यहाँ पे एक सेकंड मैं दोबारा पूछ देख लेता हूँ, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब साइकिल व्हेन वन ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड। हाँ ठीक है, देखो बच्चों, सही, अच्छा, ये जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, इसमें लिखा हुआ है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाँ यही थोड़ा सा था मुझे कि मैंने कहा भाई मैंने गलत ना पढ़ दिया। बच्चों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंज्यूम्ड होता है ना, तो 2 एटीपी लगते हैं। तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट बनते हैं। सही बच्चों, और एक पायरोवेट जाते हैं क्रेब साइकिल में, और 2 पायरोवेट जाएंगे 2 क्रेब साइकिल में, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 ही पायरोवेट बनते हैं ना, तो 2 पायरोवेट जाएंगे क्रेब साइकिल में, एक पायरोवेट से एक एटीपी हो गया, तो 2 पायरोवेट से दो एटीपी हो गए, सिंपल। ठीक है बच्चों, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन एंजाइम इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। बेटा कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन एक ही एंजाइम करता है, उसका नाम है रुबिस्को कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। या नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका, रुबिस्को कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। लेकिन यहाँ पूछा है इनमें से ऐसा कौन से एंजाइम है जो सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
सही, तो उसका नाम है बेटा रुबिस्को कार्बोक्सिलेस। अगर यहाँ पे सवाल होता है एंजाइम इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन, तो वह आंसर होता है रुबिस्को ऑक्सीजनेस। सही बच्चों, अगला सवाल है आपके पास, ऑक्सीजन जो बेटा कंज्यूम हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन विच प्रोसेस। बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसके तीन पार्ट्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है मेरे बच्चों, इन शॉर्ट इन्होंने आपसे कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा, इन्होंने एट द एंड तक का पूछा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक की बात हो रही है, तो बेटा ऑप्शन बी बना। जो लास्ट होता है ना, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो लास्ट में कौन सी इवेंट तक काम आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही, तो आंसर है इसका बी। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने कार्बन एटम्स पूछें सिट्रिक एसिड में साइकिल में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में, जिसको टीसी साइकिल भी कहते हैं, वहाँ जाते हैं ताकि वो एक पायरोवेट को के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज या तोड़ सकें। तो याद रखिएगा बेटा, ये दो कार्बन्स होते हैं जो जाते हैं, दो कार्बन्स। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इनटू दी, क्योंकि याद रखना बेटा, क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप याद है बच्चों, पायरोवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल को ए से क्रेब्स साइकिल शुरू होती है। तो एसिटाइल को ए में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, दो कार्बन होते हैं। तो 10 का आंसर 2 हो गया। सही मेरे बच्चों, अगला आपके पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ए सेलुलर लाइफ। बेटा इसमें आपके पास पहला सवाल है बच्चों, वायरसेस इवॉल्व बाय यूजिंग द डैश। वायरसेस जो होते हैं वो इवॉल्व कैसे हुए, सेलुलर एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए, सेल्यूलर एंजाइम्स को। इवॉल्व का मतलब चेंज हो जाना, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सही बच्चों, ऑर्गेनल्स उनके पास होते नहीं है कभी, एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगला सवाल है बच्चों, द पैथोजेनेसिटी ऑफ अ वायरस। पैथोजिन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो डिजीज कॉज करता है। तो जो वायरस की जो पैथोजेनेसिटी, यानी कि जो उसकी बीमारी पैदा करने की एबिलिटी है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, कि कैसे वो अपना जेनेटिक मटेरियल अपने होस्ट में इंसर्ट करता है। सही है, इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट बॉडी जैसे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से, इंटरनल एक्सटर्नल, याद रखिएगा। क्योंकि वायरस की जो मेन जो चीज़ है बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल ही तो है। जीनोम का मतलब होता है बच्चों यहाँ जेनेटिक मटेरियल। अगला सवाल है मेरे बच्चों, बैक्टीरियोफेजेस एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, देखो फेज का मतलब हो गया वायरस, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया। तो जो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वो सब एक्टिविटी करने के बाद, यानी कि तोड़ फोड़ करने के बाद, कैसे बाहर निकलते हैं अपने होस्ट से, यानी कि बैक्टीरिया से। वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं बेटा, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देता है। उस एंजाइम का नाम है मेरे बच्चों लाइसोजाइम। ओके, लाइसोजाइम। ये इंसानों में भी होता है वैसे, टीयर एंजाइम भी कहते हैं, हमारे आंसू में होता है ये। द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म्स अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। ये जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एंजाइम का नहीं पूछा, एंजाइम होता तो हम लिखते प्रोटीएस। तो बेटा ये जो HIV की लाइफ साइकिल से सवाल है, इस स्टेप का नाम था असेंबली। द स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म्स, वैसे ये देखा जाए बाकी स्टेप्स में भी आ सकता है, लाइटिक लाइसोजेनिक में। तो ये है असेंबली। असेंबली का मतलब है कि अब नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना। वायरस दैट सिवियरली डैमेज मोटर न्यूरॉन्स। बेटा न्यूरॉन्स हमारे नर्व सेल्स होते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना हमारे पास, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कुछ न्यूरॉन्स जाते हैं मैसेज लेके, कुछ वहीं पर होते हैं, कुछ आते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर आते हैं ना बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कौन सी ऐसी बीमारी में मोटर न्यूरॉन्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं बच्चों, तो वो बीमारी पोलियो है। सही बच्चों, प्रोटीन्स दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स कॉल्ड। बेटा ऐसे प्रोटीन्स बताइए जो इंसानों में और एनिमल्स में पैथोजेनिसिटी, यानी कि कुछ खराबा, इन्फेक्शन, बीमारियाँ कॉज करते हैं। तो बेटा वो प्रायोन्स हैं, क्योंकि प्रायोन्स को कहते ही इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, याद रखिएगा। नंबर्स ऑप्शन जो है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलर देन वायरसेस। ये चीज़ वायरसेस स्मॉलर होती है, तो समझ जाओ बेटा, फॉरन से ठग करके आंसर आएगा विरॉइड्स। विरॉइड्स वायरसेस स्मॉलर होते हैं, सही है, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डेंगी फीवर, एंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर। एंसेफेलाइटिस बेटा ब्रेन के जो ऊपर मैनेजेस होती हैं, जो कवरिंग्स होती हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कहते हैं। फीवर मतलब, येलो फीवर मतलब ये बहुत खतरनाक फॉर्म है फीवर की, बुखार की। और डेंगी आप सबको पता है। तो बेटा ये कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस से होता है। देखो बच्चों, रेट्रो वायरस अलग है, उससे तो HIV होता है। रेट्रो मीन्स पीछे। रेट्रो वायरस वो होते हैं मेरे बच्चों, जो HIV वाला वायरस है, वो RNA से DNA बनाते हैं, उल्टा काम करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली DNA से RNA बनता है ना।
ऑप्शन डी है बेटा राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस तो अलग हैं, ये फीवर वगैरह कॉज करते हैं, कोल्ड। सही है, सिर्फ फीवर कोल्ड, या येलो फीवर पूछा है, और यहाँ पे दो और भी बीमारी हैं। रेप्टो वायरस बेटा वो अलग हैं, वो रेबीज कॉज करते हैं, जो डॉग इन्फेक्टेड डॉग के बाइट से होता है इंसानों में। आर्बो वायरसेस बेटा ये कॉज करते हैं डेंगू फीवर। एडीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ बेटा ये जो एडीज मॉस्किटो है, एड्स मॉस्किटो है, वो डेंगू वायरस का वेक्टर है, यानी कि वेक्टर का मतलब इसके जरिए से होता है। इबोला वायरस से इबोला होगा, इबोला बीमारी से मीजल्स वायरस अलग है, मीजल्स होगा। हेपेटाइटिस वायरस से हेपेटाइटिस होगा। सेकंड लास्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, वो है बहुत अंडररेटेड चैप्टर बेटा, उसका नाम है प्रोकैरियोट्स। सही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो टेंशन नहीं लेना इसकी। बेटा पहला सवाल है इसका, तो प्रोकैरियोट्स में हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कि साइंस कहती है कि यूकैरियोट्स जिसमें इंसान भी आता है वो इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट्स से। और प्रोकैरियोट्स से जो पहले एंसेस्टर्स है वो कौन थे? वो प्रोटोबियॉन्ट्स थे बेटा, या प्रोटोबायोन्ट्स। वन का ए। नंबर टू है बेटा बेटा जो द अर्लीस्ट अनडिस्प्यूटेड एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेट्स एटलीस्ट फ्रॉम, जो बेटा सबसे पुराना जो हमें ज़िंदगी का जो एक एविडेंस मिलता है अर्थ पे, तो वो बेटा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है, पुराना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेटा उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है वो थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और वायलेट कलर का भी डिफरेंस है, आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। व्हेन हैबिटेट कंडीशंस बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड, जब हैबिटेट यानी कि जो जगह होती है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है वो हो जाए ज़रा मुश्किल, दुश्वार, और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो अब जो डेवलपमेंट होती है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में वो कौन सी होती है बच्चों? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। याद करो, बताया था। बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिंग, स्पिनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये कौन सी बैक्टीरिया करता है बेटा? स्पाइरोचिएट्स। अगला सवाल है बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो खुद खाना बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, उनके पास बेटा बैक्टीरियो क्लोरोफिल के अलावा कौन सा पिगमेंट होता है? उनके पास बेटा एक पिगमेंट होता है, इसको कहते हैं बैक्टीरियोवेडिन। बिलीवर्डन तो इंसान में आ गया, बाइल वाला। फाइकोइरिथ्रिन मैंने यहाँ लिखा हुआ, रेड एल्गी में होता है ज़्यादातर, एल्गी बैक्टीरिया नहीं है, एल्गी प्रोटोक्टिस्टा में आता है। फाइकोसाइनिन ब्लू एल्गी में होता है, तो बच्चा आपके पास बैक्टीरियोवेडिन। सही। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ। जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बैक्टीरिया वो रूट्स में रहते हैं कुछ प्लांट्स की, सच एज पी प्लांट। और इसकी एग्जांपल कौन सी यहाँ पे बेस्ट लिखी हुई है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है बच्चों। कॉलेरा इज कॉज बाय द बैक्टीरिया, कॉलेरा किससे कॉज्ड होता है बेटा? बीमारी है विब्रियो कॉलेरा से। सही, बड़ी डेंजरस डिजीज़ है, डायरिया से भी ऊपर। वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज वॉट? डिसइंफेक्शन। कौन सा ऐसा केमिकल है बेटा जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया डिसइंफेक्शन में? ये आपकी बुक की हेडिंग भी है, केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। उसका आंसर है बेटा फिनोल। अगला है बेटा आपके पास एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया को फ्लेम से डिस्ट्रॉय किया जाए या एक्सपोज किया जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं, इस ऑप्शन को कहते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन। ओके। अगला आपके पास है बेटा फ्रॉम वेयर प्लांट्स प्राइमरीली ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बेटा कहाँ से प्लांट अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट? उसका आंसर है सॉइल। सही, सॉइल। अच्छा, सबसे जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स अपना, वो सॉइल से। सही बच्चों। आइडेंटिफाई अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स अमंग्स द फॉलोइंग। बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट में सिर्फ आयरन ही बचता है, बाकी सारे मैक्रो हैं। सही है। इन विच मिनरल डेफिशिएंट सॉइल। बेटा बहुत आसान है, कार्निवोरस प्लांट कौन से मिनरल की कमी में रहते हैं किस सॉइल में? नाइट्रोजन। द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज। बेटा ऐसे प्लांट जो सॉल्ट मार्शेस में रहते हैं यानी कि सी के करीब, तो बेटा वो हेलोफाइट्स हैं। फाइट्स का मतलब प्लांट्स, हेलो मीन्स सॉल्ट या सलाइन। बेटा इनमें से कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट की वजह से प्लांट्स पे जो लीफ हैं वो डल या ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं? बेटा कलर्स देखना, नाइट्रोजन होता तो येलोइश ग्रीन होता, या डल और ब्लूइश ग्रीन है, मतलब ब्लूइश ग्रीन को पकड़ लो, पोटेशियम। अगला सवाल है बच्चों, विच प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट सिंथेसाइज एट द अपाइसिस, यानी कि टॉप पे बनते हैं स्टेम और रूट्स में। एक ही सवाल में देखो, इसी सवाल में बेटा फर्स्ट लाइन में इसकी टिप दी हुई है, की पॉइंट। प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन तो बेटा एक ही है ना, इंडोल एसिटिक एसिड। समझ गए बच्चों? बाकी सारी जो है वो प्रिंसिपल टाइप नहीं है। ओके बच्चों, और वो सब ज़्यादातर आर्टिफिशियल भी है ना इनमें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स इज अ स्टेप कॉमनली कॉल्ड। बेटा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ई मंच हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि जो खाना है वो पत्तों से प्लांट के अंदर आता है, सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आता है। सुक्रोज मतलब कोई प्लांट का खाना हो गया, तो उस प्रोसेस को बेटा क्या कहेंगे? फ्लोएम लोडिंग। सही है।
थर्ड लास्ट सवाल है बेटा, द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। भाई वाटर होगा तो लूज कर सकता है ना, तो वाटर का होना ही वाटर पोटेंशियल कहलाता है, सिंपल। नंबर 9 है बेटा, द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। सॉरी ये टिक नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूँ इसमें। बेटा ये जो लेटरल अपेंडेजेस होती है यानी कि साइड की जो कलियाँ होती हैं, उस इनकी भी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, जो सबसे टॉप की कली होती है। टॉप मतलब अपाइसिस, और चेक करें यहाँ पे कहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। इसको प्लीज लेटरल मेरिस्टेम नहीं करना, अपाइकल मेरिस्टेम यानी कि सबसे टॉप वाली कली ग्रो होगी तो उसकी ग्रोथ की वजह से लेटरल मेरिस्टेम पे भी असर आएगा। तो 9 का आंसर है बच्चों सी, सी फॉर चार्ली, और सी का ऑप्शन बता रहा हूँ अपाइकल मेरिस्टेम। ओके। विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। बेटा प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग वक्त से पहले की जाए कोल्ड ट्रीटमेंट देके, बेटा एक ही प्रोसेस है बच्चों, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं ये वीडियो इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा, बहुत जल्द आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, और भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फर्स्ट ईयर बॉटनी स्पेशली हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, अपने सर रिजवान को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।